प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं जगदीश चंद्र मूंड, अर्थशास्त्र प्राध्यापक, हरियाणा शिक्षा विभाग से आपकी कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र विषय की हरियाणा एजुसेट की ई लर्निंग क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके विषय इकोनॉमिक्स के व्यष्टि अर्थशास्त्र के पार्ट के अंतर्गत आज का हमारा विषय रहेगा मांग, डिमांड। इस व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे वो इस प्रकार से रहेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। मांग का नियम, परिभाषा एवं व्याख्या, लॉ ऑफ डिमांड, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन, मांग के नियम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स, मांग के नियम की मान्यताओं के बारे में बात करेंगे, एजम्पशंस की। इसके अलावा प्रतिस्थापन एवं पूरक वस्तुओं के बारे में, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, सामान्य, घटिया, निम्न कोटि एवं आवश्यक वस्तुओं के बारे में चर्चा करेंगे, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड्स एंड नेसेसिटीज। इसके अलावा मांग के नियम के अपवाद के बारे में बात करेंगे, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड। अब हम बात करते हैं जो आज का हमारा विषय है, मांग का नियम। मांग का नियम क्या है? द लॉ ऑफ डिमांड। द लॉ ऑफ डिमांड, मांग का नियम क्या है? मांग का नियम अगर परिभाषा की बात करते हैं तो अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की खुद की कीमत के बढ़ने पर मांग कम होती हो और खुद की कीमत घटने पर मांग ज्यादा होती हो, यह बात बताने वाला नियम मांग का नियम कहलाता है। इसी एक अर्थशास्त्री की परिभाषा की अगर हम बात करें तो डॉक्टर मार्शल के अनुसार, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, मांग का नियम यह बताता है कि कीमत में कमी होने के कारण वस्तु की मांग बढ़ जाती है तथा कीमत में वृद्धि होने के कारण वस्तु की मांग कम हो जाती है। इसी परिभाषा को अगर हम अनुसूची के माध्यम से या मांग वक्र के माध्यम से समझने की कोशिश करें तो देखिए, P का मतलब प्राइस, X किसी X वस्तु की कीमत और क्वांटिटी यानी मांगी गई मात्रा, X वस्तु की मांगी गई मात्रा और X वस्तु की कीमत। कीमत रुपए में कर लेते हैं हम और मांगी गई मात्रा इकाई में। फॉर एग्जाम्पल, किसी एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है, उस समय उसकी 100 इकाइयों की मांग की जाती है, जबकि जैसे ही उसकी कीमत घटती है, कम होती है, ऐसी अवस्था में मांग बढ़कर 150 इकाइयां हो जाती है। इसी तरह अगर और कीमत घटती है तो और इकाइयों की मांग बढ़ती जाएगी। इसी प्रकार यदि उस वस्तु की कीमत 10 रुपए है और उससे बढ़कर यदि 11 रुपए हो जाती है तो ऐसी अवस्था में उनकी मांगी गई मात्रा की इकाइयां घटकर 100 से 75 हो जाएगी। यानी कहने का मतलब, इस बात को बतलाने वाला नियम मांग का नियम कहलाता है। जैसे ही वस्तु की खुद की कीमत, अन्य बातें समान रहने पे उसके बारे में चर्चा करेंगे, अन्य बातों के बारे में, परंतु सबसे पहले ये समझिए, उस वस्तु की खुद की कीमत घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है और जैसे ही उस वस्तु की खुद की कीमत बढ़ती है, उसकी मांगी गई मात्रा की इकाइयों में कमी आ जाती है। ये हमारा मांग का नियम कहलाता है अनुसूची की दृष्टि से। इसे यदि हम मांग वक्र डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो ये आपका X एक्सिस है, ये आपका Y एक्सिस है। इस Y एक्सिस पे प्राइस यानी कीमत लेते हैं और इधर हम क्वांटिटी यानी मांगी गई मात्रा लेते हैं। तो देखिए,
डायग्राम के माध्यम से मान लिया इस P बिंदु पर यानी OP हमारी उस वस्तु की कीमत है। और जब OP कीमत है, ऐसी अवस्था में OL उसकी मात्रा की मांग की जाती है, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा दर्शाती है। जैसे ही वस्तु की कीमत जैसे यहाँ दर्शाया गया है, अनुसूची में हमने चर्चा की 10 से घटकर 9 हो जाती है, यानी इस OP कीमत से घटकर कीमत OP1 हो जाती है। ये घटा देता हूं मैं, इस बिंदु को हम P1 मान लेते हैं, इसका मतलब OP से घटकर OP1 हो जाती है। ऐसी अवस्था में मांगी गई इकाइयों की मात्रा बढ़ जाएगी, इसका मतलब OL1 हो जाएगी। ये देखिए यहां OP से घटकर कीमत OP1 हुई है, घटी है, जबकि मांगी गई इकाइयों की मात्रा OL से बढ़कर OL1 हो गई है। इसी तरह यदि OP उस वस्तु की कीमत OP से बढ़कर OP2 हो जाती है, इस बिंदु को मैं OP2 मान लेते हैं हम, यानी कीमत बढ़ जाती है, OP2 हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या होगा, उस वस्तु की मांगी गई मात्रा OL से घटकर कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ OP से OP2 बढ़ी है, जबकि यहाँ OL से घटकर OL2 हो गई है। खुद की कीमत घटने पर उसकी मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है और खुद की कीमत बढ़ने पर उसकी मांगी गई मात्रा में कमी होती है। OP2 से ये वाली घटकर OL2 हो जाएगी। ये हमारा मांग का नियम कहलाता है और ये हमारा DD वक्र बन जाएगा। DD ऋणात्मक ढाल वाला होगा, नीचे की ओर ढलान वाला होगा और ये मांग का नियम सामान्यतः सामान्य वस्तुओं के रूप में लागू होता है। इसे ही मांग का नियम कहा जाता है। अब बात करते हैं मांग के नियम की विशेषताएं क्या क्या हैं। इस परिभाषा और इस व्याख्या के आधार पे समझने की कोशिश कीजिए। पहली बात क्या थी? पहली बात हमारी ये थी कि वस्तु की मांगी गई, उस वस्तु की खुद की कीमत और उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में संबंध किस प्रकार, यदि वस्तु की खुद की कीमत में वृद्धि होती है, ऐसी अवस्था में वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी आती है, जबकि यदि वस्तु की खुद की कीमत में कमी आती है, ऐसी अवस्था में मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। इसका मतलब ये दोनों चीजें विपरीत हुई ना। इसका मतलब पहली विशेषता हमारी ये है कि वस्तु की कीमत और वस्तु की मात्रा के बीच विपरीत संबंध पाया जाता है, एक विशेषता। दूसरी विशेषता हम कह सकते हैं कि कीमत और मांग में संबंध तो है, परंतु मांग किस बात पर आधारित है? कीमत पर। इसका मतलब कीमत स्वतंत्र तत्व है, जबकि मांग या क्वांटिटी, मांगी की मात्रा, जिसे डिमांड से हम दिखाते हैं, वो निर्भर तत्व है। कीमत अगर कम होती है तो मांग बढ़ जाएगी, कीमत अगर ज्यादा होती है तो मांग कम हो जाएगी। इसका मतलब मांग किस पर निर्भर है? कीमत पर। तो कीमत एक स्वतंत्र और मांग निर्भर तत्व है। दूसरी विशेषता ये हो जाएगी। तीसरी विशेषता, जब हमने परिभाषा की और डायग्राम से समझा, तब बार बार हमने चर्चा की अन्य बातें समान। ये अन्य बातें कौन सी बातें हैं? देखिए, मांग को प्रभावित करने वाले, मांग को निर्धारित करने वाले, मांग के निर्धारक तत्वों में हमने चर्चा की थी। मांग फलन में भी हमने पढ़ा था। मांग फलन अगर आपको मैं याद दिलाऊं तो आपको याद आएगा। फंक्शन किस चीज का था? Px, वस्तु की खुद की कीमत, रिलेटेड वस्तुओं की कीमत, उपभोक्ता की आय, नंबर ऑफ पीपल यानी
जनसंख्या, एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं, गवर्नमेंट पॉलिसीज, मौसम और ऋतु का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। और ये बातें की थी हमने, आय का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। यहां अन्य बातें परिभाषा में हमने किया, अन्य बातें समान रहने पे, और यहां भी हमने बार बार चर्चा की कि अन्य बातें स्थिर रहने पे, अन्य बातें समान रहने पे सिर्फ वस्तु की खुद की कीमत, ये देखिए मांग फलन में वस्तु की खुद की कीमत, वस्तु की खुद की कीमत की ही बात करनी है मांग के नियम में। बाकी ये जितने भी चीजें रह जाती हैं, ये बातें यानी ये अन्य बातें हो गई, अन्य बातें स्थिर रहेंगी, समान रहेंगी। टोटल अन्य जो भी बच जाते हैं सिर्फ वस्तु की खुद की कीमत को ही बतलाता है मांग का नियम, उसी आधार पर बनाया गया है। तो ये हमारा तीसरी इसकी विशेषता है। इसके अलावा चौथी विशेषता परिवर्तन की दिशा, परिवर्तन की दिशा। मांग का नियम सिर्फ और सिर्फ परिवर्तन बताता है, परिवर्तन की दिशा बताता है, अन्य बातें मात्रा नहीं बताता, सिर्फ गुणात्मक है। कहने का मतलब क्या है, यहां देखिए 10 कीमत थी, 100 इकाइयों की मांग थी, जैसे ही 10 से घटकर वस्तु की कीमत 9 रुपए हुई, वैसे ही यह मांगी गई मात्रा बढ़कर 100 से 150 हो गई, यानी विपरीत दिशा में चला गया। सिर्फ दिशा को बतलाया, परिवर्तन की दिशा यानी कीमत में कितना, किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है और मांग में किस दिशा में परिवर्तन हो रहा है, ये बात बतलाता है मांग का नियम। परंतु परिवर्तन की दिशा का मतलब मात्रात्मक और गुणात्मक से अभिप्राय हमारा क्या है, सिर्फ यदि मैं इसे एक एग्जांपल और से हम अगर समझने की कोशिश करें, मान लिया कीमत 2% की वृद्धि होती है कीमत में, तो मांग का नियम ये नहीं बतलाता कि कितनी इकाइयों में, कितने प्रतिशत इकाइयों में वृद्धि होगी या कमी होगी। यानी कीमत, उस वस्तु की कीमत में 2% की वृद्धि होती है, ऐसी अवस्था में ये तो पता है हमें कि वस्तु की खुद की कीमत बढ़ने से मांगी गई मात्रा में कमी होगी, परंतु ये नहीं पता कि कितने प्रतिशत होगी, ये मांग का नियम नहीं बताता। तो एक परिवर्तन की दिशा बतलाता है मांग के नियम की विशेषता है, और एक विशेषता जिसे आप मांग की परिभाषा में भी समझ चुके हैं और मांग के नियम में भी, समय से संबंधित, समय के किसी एक बिंदु से संबंधित है मांग का नियम। एक दिन से, एक घंटा से, एक महीने से, एक वर्ष से, एक दशक से, एक शताब्दी से, यानी समय के किसी न किसी बिंदु से संबंधित है, किसी न किसी समय से के एक निश्चित बिंदु से संबंधित है। यहाँ देखिए, जैसे मान लिया आज उस वस्तु की कीमत 10 रुपए है, ऐसी अवस्था में 100 इकाइयों की मांग की जाती है और कल या 1 घंटे बाद 9 रुपए हो जाएगी, ऐसी अवस्था में, यानी एक बिंदु की बात हुई ना, ये तो स्थिर तो नहीं रहेगी ना तो वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी और ना ही वस्तु की मांगी गई मात्रा स्थिर रहेगी, क्योंकि यहाँ परिवर्तन होगा तो वहां भी परिवर्तन होगा। तो ये आपकी 5 विशेषताएं बताई जा सकती हैं मांग के नियम की। प्रिय विद्यार्थीगण, मांग के नियम और उसकी विशेषताएं जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, करने के पश्चात हमारे सामने बात आती है मांग के नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्योंकि कोई भी नियम जब बनता है तो उसमें कुछ एक बातें माननी पड़ती हैं, उसकी मान्यताएं माननी पड़ती हैं, यानी कहने का मतलब एजम्पशंस, एजम्पशन क्या है उसकी बात करते हैं। अन्य बातें समान, यही हमारी मांग के नियम की मान्यताएं हैं। अन्य बातें हमने अभी चर्चा भी की थी, दोबारा एक बार डिटेल से और चर्चा कर लेते हैं। यानी अन्य बातें प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं, पूरक वस्तुएं, जितनी भी खुद की वस्तु की संबंधित वस्तुएं जितनी भी हैं, उनकी कीमत में या अन्य बातों में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, मांग के नियम की पहली मान्यता है, तो ही मांग का नियम लागू होता है।
दूसरी बात वाई, वाई का मतलब है इनकम, उपभोक्ता की आय। इनकम किसकी? उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि उपभोक्ता की आय में एकदम से वृद्धि ज्यादा हो जाती है तो उससे कीमत से कोई फर्क नहीं पड़ता है, एकदम से कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग ही नहीं करेगा। कहने का मतलब है उपभोक्ता की आय में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तब ही मांग का नियम लागू होता है। ये मांग के नियम की दूसरी मान्यता है। इसके अलावा टी फॉर टेस्ट। टेस्ट का मतलब है रुचि अथवा पसंद। किसी भी उपभोक्ता की रुचि तथा पसंद में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यदि रुचि अथवा पसंद में परिवर्तन हो जाता है तो ऐसी अवस्था में मांग का नियम प्रभावी नहीं रहता। इसके अलावा एक्सपेक्टेशंस, ई फॉर एक्सपेक्टेशंस, संभावनाएं। किस बात की संभावनाएं? वस्तु की कीमत के भविष्य में बढ़ने या घटने की संभावनाएं नहीं होनी चाहिए, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए भविष्य में कीमत के बढ़ने का या घटने का, अन्यथा मांग का नियम प्रभावी नहीं रहता। तो मांग के नियम की यह भी एक मान्यता है। नंबर ऑफ पॉपुलेशंस, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस का मतलब जनसंख्या। जनसंख्या में बेतहाशा वृद्धि या जनसंख्या में कमी, उस बात से भी फर्क पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि एक चलचित्र देखने के लिए जाते हैं हम, फिल्म देखने के लिए, वहाँ 50 व्यक्तियों की सीट है और ऐसी अवस्था में उस दिन किसी कारणवश 1000 या 2000 आदमी चले जाएं तो वहाँ उस टिकट की कीमत का कोई असर नहीं रहेगा, चाहे वो कितनी भी बढ़ जाए उसकी मांग बनी रहेगी। जबकि मांग का नियम तो हमारे ये कहता है ना कि उस वस्तु की खुद की कीमत बढ़ने से मांग कम हो जाएगी, यानी अगर टिकट की कीमत बढ़ जाती है तो ऐसी अवस्था में मांग कम हो जाएगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, सरकारी नीति, यानी सरकार द्वारा जो टैक्स की, कर की नीतियां, आयात कर, निर्यात कर, इनकम टैक्स, बिक्री कर, जितने भी प्रकार के कर हैं या गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसियां बनाई जाती हैं, नीतियां बनाई जाती हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। यह भी मांग के नियम की एक मान्यता में शुमार होता है। एस फॉर का मतलब है सीजन, मौसम, जलवायु, क्लाइमेट, इनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अन्यथा मांग का नियम प्रभावी नहीं रहता। स्वाभाविक बात है, आप लोगों को भी पता है, गर्मी के मौसम में कोई भी ऊन की मांग नहीं करेगा, चाहे ऊन की कीमत कितनी भी कम क्यों ना हो जाए, तो वहां मांग का नियम लागू नहीं होता। मौसम परिवर्तन के कारण, ऋतु परिवर्तन के कारण, जलवायु परिवर्तन के कारण। इसके अलावा वाईडी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। जो भी जनसंख्या के पास, उपभोक्ताओं के पास आय का वितरण की असमानता से भी मांग का नियम अप्रभावी हो जाता है, निष्प्रभावी हो जाता है, इसे हम यूं कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मांग के नियम, उसकी परिभाषा, विशेषताएं, मान्यताएं करने के पश्चात हमारे सामने बात आती है कि मांग का नियम सामान्य वस्तुओं पर सामान्यतया लागू होता है। इसके अलावा और भी वस्तुएं बचती हैं, इसका मतलब। तो सबसे पहले हम लेते हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं। प्रतिस्थापन वस्तुएं जिन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं प्रतिस्थापन वस्तुएं? वे वस्तुएं, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वे वस्तुएं जिनका एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग, फॉर एग्जाम्पल चाय, कॉफी। चाय के स्थान पर हम कॉफी का प्रयोग कर लेते हैं, या जितने भी पेय, ठंडे पेय वाली चीजें हैं वो आप ले सकते हैं। पेप्सी की जगह पे हम कोक का प्रयोग कर सकते हैं, कोक की जगह पे पेप्सी का प्रयोग कर सकते हैं। ये जितनी भी वस्तुएं हैं वो प्रतिस्थापन वस्तुएं कहलाती हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। डायग्राम की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और एक साइड में हम पेप्सी का प्राइस ले लेते हैं, यहाँ प्राइस ऑफ पेप्सी, और यहाँ कोक की डिमांड ले लेते हैं, डिमांड
फॉर कोक। यहां देखिए किस प्रकार प्रतिस्थापन वस्तुओं का प्रभाव पड़ता है एक दूसरे के ऊपर। मान लिया पेप्सी की कीमत यहां इस बिंदु पर है, ओपी पेप्सी की कीमत है। ऐसी अवस्था में जितनी इतनी ही मांग डिमांड की जाती है कोक के लिए, इसे मैं एल नाम दे देते हैं या क्वांटिटी लिख देते हैं इसे। इतनी मांग की जाती है कोक की और इतनी कीमत है पेप्सी की। जैसे ही पेप्सी की कीमत बढ़कर इस बिंदु पे P1 बिंदु OP से पेप्सी की कीमत बढ़कर OP1 हो जाती है। ऐसी अवस्था में क्या होगा? ऐसी अवस्था में कोक की डिमांड बढ़ जाएगी और आपका डिमांड कर्व इस प्रकार से बनेगा। क्यों? यहां देखिए तालिका की दृष्टि से देखने की कोशिश कीजिए। पेप्सी की कीमत और कोक की डिमांड। मान लिया फॉर एग्जांपल पहले पेप्सी की कीमत 80 रुपए थी। ऐसी अवस्था में कोक की कीमत भी यहां देख लेते हैं, उसकी कीमत भी 80 रुपए थी। अब पेप्सी की कीमत जब 80 रुपए थी तब कोक की डिमांड 100 इकाइयां थी, यूनिट्स। और जैसे ही पेप्सी की कीमत 80 से बढ़कर 100 हो जाती है, ऐसी अवस्था में इसकी कीमत, पहले पेप्सी की कीमत भी 80 रुपए थी, कोक की कीमत भी 80 रुपए थी और कोक की डिमांड 100 इकाइयां थी और पेप्सी की डिमांड उस समय 100 इकाइयां थी। परंतु जैसे ही पेप्सी की कीमत 80 रुपए बोतल से बढ़कर 100 रुपए प्रति इकाई हुआ, ऐसी अवस्था में कोक की डिमांड बढ़कर 200 यूनिट हो जाएगी, क्योंकि 80 रुपए में पेप्सी मिल रही थी, 80 रुपए में कोक मिल रही थी। इसकी 80 से 100 रुपए जैसे ही कीमत बढ़ी तो इसकी जगह इसका प्रयोग तो किया जा सकता है, लोग इसको पीना शुरू कर देंगे कोक को। ऐसी अवस्था में कोक की डिमांड 100 से बढ़कर 200 हो जाएगी और आपका डिमांड कर्व इस प्रकार से होगा। स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन वस्तुओं के बारे में हमने जाना जिनका प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता है, जिन्हें सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। एक वस्तु की कीमत बढ़ने से दूसरी वस्तु की प्रतिस्थापन वस्तुमान में वृद्धि होती है। अब बात करते हैं पूरक वस्तुओं की। पूरक वस्तुएं जिन्हें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स भी कहते हैं इंग्लिश में, इसकी परिभाषा पे चलते हैं। जिनका प्रयोग, पूरक वस्तुएं किन वस्तुओं को कहते हैं? जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता है तथा जिनका उपयोग एक दूसरे पर निर्भर करता है, यानी एक वस्तु है तो ही दूसरी चलती है। फॉर एग्जाम्पल कार, पेट्रोल है तो कार चलेगी, या आप पेन, स्याही भी कह सकते हैं। स्याही वाला पेन, अगर पेन है तो उसके लिए स्याही की जरूरत होगी, स्याही पर निर्भर करेगा पेन, और स्याही किस पर निर्भर करेगी? पेन है तो ही काम देगी, अदरवाइज नहीं काम देगी। तो ये पूरक वस्तुएं कहलाती हैं जो एक दूसरे की उपयोगिता को पूरा करती हों, एक दूसरे पर निर्भर करती हों, जिनका प्रयोग एक साथ किया जाता हो वो। जबकि प्रतिस्थापन वस्तुएं एक दूसरे की जगह प्रयोग की जाती हैं। डायग्राम की दृष्टि से देखते हैं। जैसे हम किसी एक चीज को ले लेते हैं, पेन और स्याही को ले लेते हैं। मान लिया यहां इस साइड में हमें प्राइस लेना है, प्राइस ऑफ पेन, डिमांड फॉर इंक, मान लीजिए पेन की कीमत ओपी कीमत है। ऐसी अवस्था में स्याही की मांग की जाती है, ओक्यू मांग की जाती है। जैसे ही पेन की कीमत बढ़ती है, मान लिया इस बिंदु पे आ जाती है, P1 हो जाती है। ऐसी अवस्था में पेन की कीमत बढ़ते ही पेन की मांग कम होगी। यदि पेन की मांग कम होगी तो स्वतः ही
स्याही की मांग कम हो जाएगी। जैसे ही पेन की कीमत बढ़ेगी, स्याही की मांग कम हो जाएगी। ये हमारा ऋणात्मक ढाल वाला डीडी मांग वक्र तैयार होगा। ये हमारी प्रतिस्थापन वस्तु और पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। इन दोनों में समानता क्या है, डिफरेंस क्या है, इसे जानने के लिए पहली बात तो हम यहाँ परिभाषा में चलते हैं। परिभाषा में जैसा कि दर्शाया गया है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, जबकि पूरक वस्तुएं एक साथ प्रयोग की जाती हैं। जबकि ये अलग अलग प्रयोग की जाएंगी, एक की कीमत में वृद्धि होगी, दूसरे की मांग बढ़ जाएगी, तो एक दूसरे के स्थान पर यानी उस वस्तु को हटाकर दूसरी प्रयोग की जाती है, जबकि ये एक साथ प्रयोग की जाती है। दूसरी बात क्या कहना चाहता है, इनका मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है, जबकि इनका मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है। पूरक वस्तुओं का मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जबकि प्रतिस्थापन वस्तुओं का मांग वक्र धनात्मक ढाल वाला होता है। पूरक प्रतिस्थापन वस्तुओं का एक वस्तु की कीमत और उसकी प्रतिस्थापन वस्तु की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है, धनात्मक संबंध होता है, जबकि पूरक वस्तु का ऋणात्मक संबंध है। उसकी कीमत और पूरक वस्तु की मांग में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। तो ये हमारी प्रतिस्थापन वस्तुएं एवं पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रतिस्थापन वस्तुएं एवं पूरक वस्तुएं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एवं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स करने के पश्चात हमारे सामने चर्चा आती है सामान्य वस्तुओं की। सामान्य वस्तुएं कौन सी वस्तुएं होती हैं जिन्हें हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। नॉर्मल गुड्स कौन सी वस्तुएं होती हैं, जैसा कि आपको ग्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, वे वस्तुएं जिनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर घटती है। उपभोक्ता की आय से संबंध करके इसे समझने की कोशिश करेंगे हम। सामान्य वस्तुएं कौन सी वस्तुएं उपभोक्ता की आय बढ़ने पर बढ़ती है और उपभोक्ता की आय घटने पर घटती है, यानी उपभोक्ता की आय इनकम और वस्तु की मांग, जो मांगी गई मात्रा है, उसके अंदर प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध है। कैसे, डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपका, यहां हम इनकम लेते हैं और यहां क्वांटिटी डिमांडेड, जो मांगी गई मात्रा है, उसे दर्शाते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। और एक उपभोक्ता की आय मान लिया यहां है, इसे हम वाई बिंदु से दिखाते हैं। उस समय मांगी गई मात्रा Q OQ है। ओ वाई उपभोक्ता की आय पर सामान्य वस्तुओं की मांग OQ है। जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, OY से बढ़कर OY1 हो जाती है, वैसे ही वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। OQ से बढ़कर OQ1 हो जाती है। इस प्रकार धनात्मक डेडी मांग वक्र है नॉर्मल गुड्स का। नॉर्मल गुड्स यानी कहने का मतलब क्या है, उपभोक्ता की आय तथा उसमें वस्तु की मांग दोनों में प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध है, यानी OY OQ ऐसे दिखा सकते हैं हम। जैसे ही उपभोक्ता की आय बढ़ेगी, वस्तु की मांग भी बढ़ेगी। जैसे ही उपभोक्ता की आय कम होगी, वस्तु की मांगी गई मात्रा भी कम होगी। ये हमारे सामान्य वस्तुएं कहलाती हैं। सामान्य वस्तुएं जिनकी अभी हमने चर्चा की, उपभोक्ता की आय बढ़ने पर
उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है और उपभोक्ता की आय घटने पर वस्तु की मांग, सामान्य वस्तुओं की मांग घट जाती है। आय प्रभाव धनात्मक ढाल वाला होता है। अब बात करते हैं निम्न कोटि या घटिया वस्तुओं की। निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं इंफीरियर गुड्स। इंफीरियर गुड्स कौन सी वस्तुएं होती हैं, कौन सी गुड्स होती हैं? निम्न कोटि या घटिया वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनमें उपभोक्ता की आय बढ़ने पर वस्तु की मांग घटती है और उपभोक्ता की आय घटने पर वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। यानी इनका विपरीत संबंध है। उपभोक्ता की आय तथा वस्तु की मांग में विपरीत संबंध है। इसे हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। ओ वाई एक्सिस पे इनकम लिया गया है, ओ एक्स एक्सिस पे मांगी गई मात्रा ली गई है, क्वांटिटी डिमांडेड दी गई है। मान लिया उपभोक्ता की आय इस वाई बिंदु पर है, ऐसे समय में मांग की जाती है ओ क्यू मात्रा की, उस वस्तु की। अब उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है, ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हो जाती है। ऐसी अवस्था में मांगी गई मात्रा कम हो जाती है, Q से घटकर Q1 हो जाती है। ये आपका मांग वक्र, थोड़ा हाथ से बनाने के कारण ऐसा हुआ, ये आपका मांग वक्र बनेगा DD इंफीरियर गुड्स का। ये होता कब है? निम्न कोटि और घटिया वस्तुओं के मामले में कब होता है? जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से उपभोक्ता उन घटिया वस्तुओं की मांग कम कर देता है, उनका प्रयोग कम करना शुरू कर देता है। अतः घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग वक्र ऋणात्मक ढाल वाला होता है, जबकि सामान्य वस्तुओं का धनात्मक ढाल वाला होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि सामान्य वस्तुओं के मामले में मांगी गई मात्रा और आय के बीच प्रत्यक्ष और धनात्मक संबंध होता है, जबकि निम्न कोटि और घटिया वस्तुओं के संबंध में ऋणात्मक ढाल वाला होता है और ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ये आपका निम्न कोटि की घटिया वस्तुएं और सामान्य वस्तुओं के संबंध में है। सामान्य वस्तुएं, निम्न कोटि और घटिया वस्तुएं, इसके अलावा आवश्यक वस्तुएं तथा सस्ती वस्तुएं भी होती हैं, नेसेसिटीज। ये किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? जैसे फॉर एग्जांपल नमक, माचिस, जिनकी जरूरत रहती है और सस्ती भी होती हैं, दालें इत्यादि। इन में उपभोक्ता की आय का क्या फर्क पड़ता है? किस प्रकार की वस्तुएं होती हैं? उपभोक्ता की आय में एक सीमा में होने वाली वृद्धि का कोई प्रभाव नहीं पड़ती है। डायग्राम की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। ओ वाई एक्सिस जिसपे आय ली गई है, इनकम ली गई है, ओ एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड यानी वस्तु की मांगी गई मात्रा दिखाई गई है। मान लिया इस बिंदु पर उपभोक्ता की आय है, जिसे हमने वाई बिंदु दिखाया है, उस पर वस्तु की मांगी गई मात्रा ओ क्यू है। ओ वाई आय पर, उपभोक्ता की आय पर ओ क्यू मात्रा की मांग की जाती है। जैसे ही उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है, जिसे हम y1 से दिखाते हैं, यानी ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हो गई है, ऐसी अवस्था में इन आवश्यक और सस्ती वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाएगी, ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हो जाएगी। ऐसी अवस्था में मांग वक्र इस प्रकार से होगा। परंतु यदि उपभोक्ता की आय ओ वाई से बढ़कर ओ वाई 1 हुई है, तब तो मात्रा भी ओ क्यू से बढ़कर ओ क्यू 1 हुई है। परंतु अब अगर ओ वाई 1 से उपभोक्ता की आय बढ़कर ओ वाई 2 हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या ओ क्यू 1 से बढ़कर मांग भी ओ क्यू 2 अलग से होगी? जी नहीं, ये इस ओ वाई एक्सिस के समानांतर हो जाएगी। यहां ये सीमा है, इस सीमा के पश्चात ये मांग वक्र इस समानांतर जो ओ वाई एक्सिस के दिखाया गया है, ये बताता है
कि मांग यहाँ आके शिथिल हो गई है नेसेसिटीज की। ठीक है, ये कहना चाहिए आवश्यक और सस्ती वस्तुओं की मांग आय प्रभाव एक सीमा पर जाने के पश्चात वस्तु की मांग शिथिल हो जाती है। शुरू में जब उपभोक्ता की आय कम होती है, जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है वैसे वैसे वस्तु की मांग में वृद्धि होती है, परंतु एक सीमा के पश्चात मांग शिथिल हो जाती है। स्टूडेंट्स, अपवाद, एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जो कारक मांग के नियम का अनुसरण नहीं करते, इसका मतलब मांग के नियम को खंडित करते हैं, तोड़ते हैं, वो मांग के नियम के अपवाद कहलाते हैं। मांग के नियम के अपवाद यानी वो एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड कहलाते हैं। मांग के नियम के अपवाद किसे कहेंगे हम? अपवाद से आप ये समझ सकते हैं कि मांग के नियम में ये था कि उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पे मांग में कमी हुई। अपवाद में उस वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पे मांग में भी वृद्धि होती है, और उस वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी मांग में कमी होती है। इसका मतलब मांग के नियम टूटा है, यहाँ तोड़ा गया है, खंडित हुआ है, इसे ही मांग के नियम का हम अपवाद कहेंगे। यानी मांग के नियम में कीमत और मांगी गई मात्रा में ऋणात्मक संबंध पाया जाता है, जबकि मांग के नियम के अपवाद में हम कीमत और मांगी गई मात्रा के बीच धनात्मक संबंध पाया जाता है। ये मांग के नियम के अपवाद है। मांग का नियम के अपवाद किन किन परिस्थितियों में, किन वस्तुओं में लागू होते हैं? सबसे पहला पॉइंट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कौन सी होती है? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं जैसे हीरे, जवाहरात, मौलिक कलाकृतियां हों, और पेंटर की बहुत मूल्यवान, या ये हो सकता है कालीन, बहुत ज्यादा महंगे कालीन इत्यादि। इन्हें हम प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं कहते हैं। इन्हें टी वेबलन के नाम से भी जाना जाता है। टी वेबलन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्योंकि इन प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं के बारे में टी वेबलन एक अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था। अब प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में मांग का नियम लागू क्यों नहीं होता? प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं में ये हीरे, जवाहरात, मौलिक कलाकृतियां, उच्च कोटि के कालीन, महंगे कालीन, ये क्यों लगाए जाते हैं? अमीर लोगों द्वारा अपना स्टेटस दिखाने के लिए। ये जब तक महंगे हैं, इनकी कीमत ज्यादा है, तभी तक इनकी मांग बनी हुई है। यदि इनकी कीमत कम हो जाती है तो ये प्रतिष्ठा सूचक वस्तु ही नहीं रहेंगी, ये सामान्य वस्तुओं में आ जाएंगी, और ऐसी परिस्थिति में मांग का नियम लागू होगा। इसका मतलब ये जितनी ज्यादा महंगी होगी उतनी इनकी मांग भी ज्यादा होगी। तो प्रतिष्ठा सूचक वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता। प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं मांग के नियम को तोड़ती हैं, इसलिए प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं मांग के नियम के अपवाद के रूप में जानी जाती है। दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं, मांग के नियम के अपवाद में अज्ञानता। कई बार उपभोक्ता अपने अज्ञानता के कारण या भ्रम की स्थिति के कारण भी मांग का नियम टूटता है, खंडित होता है। यह भी अपने आप में मांग के नियम के अपवाद के रूप में जाना जाता है। कई बार उपभोक्ता ये समझता है कि कोई वस्तु यदि महंगी है तो ही उच्च कोटि की होगी, अगर वो सस्ती है तो उसे वो उच्च कोटि की मानने से इनकार कर देता है, उसे भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति में भी मांग का नियम खंडित होता है। अज्ञानता को भी हम मांग के नियम के अपवाद के रूप में ले सकते हैं। तीसरा, गिफन पदार्थ। गिफन नाम 19वीं सदी की एक मशहूर अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफन से जुड़ा हुआ है। रॉबर्ट गिफन ने क्या कहा? उन्होंने बताया गिफन पदार्थ एक प्रकार के
निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ही गिवन वस्तुओं की जितनी प्रकार की निम्न कोटि की वस्तुओं की कीमत कम होने से उपभोक्ता उन्हें यदि निम्न कोटि की मानना शुरू कर देता है, ऐसी अवस्था में उन वस्तुओं की मांग स्वतः ही कम हो जाती है। सभी प्रकार की निम्न कोटि की वस्तुएं गिवन पदार्थ नहीं हो सकते, मांग के नियम के अपवाद नहीं हो सकते। सिर्फ और सिर्फ वो निम्न कोटि की वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ती है और कीमत कम होने पर मांग कम हो जाती है। कीमत प्रभाव से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। गिवन पदार्थ जितने भी हैं, दो प्रकार के प्रभाव होते हैं, कीमत प्रभाव और आय प्रभाव। गिवन वस्तुओं का कीमत प्रभाव धनात्मक होता है जबकि आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। कीमत प्रभाव धनात्मक का मतलब है जैसे ही वस्तु की कीमत बढ़ती है, मांग बढ़ती है, जैसे ही गिवन पदार्थों की कीमत घटती है, मांग घटती है। आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। आय के संबंध में हम वाई और क्वांटिटी इस हिसाब से समझ सकते हैं कि जैसे ही आय बढ़ेगी मांग कम होगी और जैसे ही आय कम होगी मांग बढ़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं गिवन पदार्थ का कीमत प्रभाव धनात्मक और आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। गिवन एवं निम्न कोटि की वस्तुओं को एक साथ समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसे क्लियर कर सकें इस बात को। गिवन पदार्थ, निम्न कोटि की वस्तुएं और सामान्य वस्तुएं सभी पे आय प्रभाव और कीमत प्रभाव अलग अलग रहता है। गिवन वस्तुओं पे आय प्रभाव हमेशा ऋणात्मक होता है जबकि कीमत प्रभाव धनात्मक होता है। निम्न कोटि की वस्तुओं पर आय प्रभाव भी ऋणात्मक होता है और कीमत प्रभाव भी ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब आय बढ़ने पर उनकी मांग घटती है और कीमत बढ़ने पर भी मांग घटती है। जबकि सामान्य वस्तुओं में आय प्रभाव धनात्मक रहता है जबकि कीमत प्रभाव ऋणात्मक रहता है। तो इन तीनों को एक साथ भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। आज के लेक्चर को निष्कर्ष रूप में, सारांश रूप में एक नज़र हमने बात की मांग के नियम की। मांग का नियम, अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की अपनी कीमत बढ़ने पर उसकी मांग कम हो जाती है तथा अपनी कीमत कम होने पर उसकी मांग बढ़ जाती है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं मांग का नियम वह नियम है जो ये बताता है कि यदि मांग के अन्य निर्धारक तत्व अपरिवर्तित रहें, स्थिर रहें, तो किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा तथा उसकी अपनी कीमत में विपरीत संबंध होता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। सामान्य वस्तुओं के बारे में चर्चा की हमने। जैसा कि आपको डायग्राम स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वे वस्तुएं जिनका आय प्रभाव धनात्मक होता है। धनात्मक आय प्रभाव से अभिप्राय है कि आय बढ़ने पर इनकी मांग बढ़ती है तथा आय कम होने पर मांग कम हो जाती है। सामान्य वस्तुओं के संबंध में उपभोक्ता की आय तथा सामान्य वस्तुओं की मांग में प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसके अलावा निम्न कोटि की वस्तुओं की बात की हमने। वे वस्तुएं जिनका आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। ऋणात्मक आय प्रभाव से हमारा अभिप्राय है कि आय के बढ़ने पर मांग कम होती है तथा आय के कम होने पर मांग बढ़ती है। गिवन वस्तुएं वे वस्तुएं जिनका कीमत प्रभाव धनात्मक तथा आय प्रभाव ऋणात्मक होता है। धनात्मक कीमत प्रभाव का अर्थ है कि कीमत के बढ़ने से मांग बढ़ती है, कीमत के घटने से मांग घटती है। गिवन वस्तुएं बहुत अधिक निम्न कोटि की वस्तुएं होती हैं। ये ऊंचे ऋणात्मक आय प्रभाव को प्रदर्शित करती हैं। इसके अलावा हमने मांग के नियम के अपवाद, एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड के बारे में बात की, जिसमें हमने प्रतिष्ठा सूचक वस्तुएं, हीरे जवाहरात वगैरह उच्च कोटि के कालीन, अज्ञानता एवं भ्रम की बात की और गिवन पदार्थ। आशा है डियर स्टूडेंट्स आपको व्याख्यान अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।